चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस तो हम लोग देख लिए हैं। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता पर ध्यान देंगे कि धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक करंट भी लिखा गया, बोथ आर सेम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को यही जानना है विद्युत धारा क्या है। तो आवेश के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, आवेश क्या है। बस इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग विराम अवस्था में रहने वाले आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, और इसमें क्या हो जाएगा कि वही आवेश क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। ठीक है, यानी आवेश के गति की अवस्था को विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी तरीका से आवेश, देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग विद्युत धारा देखेंगे। उसके बाद ये चीज़ देखेंगे कि धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। जैसे कि चालक हो गया, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। लेकिन हम लोग जो वीडियो अपलोड हम करेंगे उसमें कंप्लीट आपको मिलेगा, यानी धारा के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो एक चीज़ पर ध्यान देना है कि ठोस में भी धारा का प्रवाह होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। ये चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो ठोस को धारा के प्रवाह की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया, चालक, अचालक, अर्धचालक। ठीक है, जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है वो चालक होता है, जिसकी चालकता सबसे कम वो अचालक होता है, और जिसकी चालकता चालक से कम और अचालक से अधिक होती है वो अर्धचालक होता है। ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी आप इसमें देख सकते हैं 3.2। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर में कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह अथवा अनुगमन वेग क्या होता है। तो अनुगमन वेग के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, और उसी को अनुगमन वेग कहा जाता है। ये भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस कंडीशन के बाद आप नेक्स्ट पर ध्यान देंगे, धारा घनत्व क्या होता है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एक चीज़ को मैं फिर से आपको बता दूं कि इसमें संबंध हम लोग देखेंगे। उसके बाद धारा घनत्व क्या होता है, तो किसी भी चालक से प्रवाहित धारा और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही धारा घनत्व कहा जाता है। और धारा घनत्व को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, J2 यानी I/A, यही होता है आपका धारा घनत्व। ठीक है, हम वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में बताएंगे। तो ये धारा घनत्व भी हम लोग पढ़ेंगे। इस कंडीशन के बाद आवेश वाहकों की गतिशीलता, ठीक है, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है ये भी आपके सिलेबस में है और ये भी हम लोग को पढ़ना है। आगे ओम के नियम भी आप सब लोग जानते होंगे, ओम के नियम। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी 3.7 ओम के नियम आपको पता है कि यदि किसी चालक पे ताप दाब आदि का प्रभाव न पड़े तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर जो होगा वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये आप 10th में पढ़े होंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये भी पढ़ना है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है ये भी चीज़ देखना है हम लोग को। उसके बाद फिर से अपवाह यानी अनुगमन वेग, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग चलेंगे। इसमें हम लोग केवल यही जानेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और इसको 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है, एक को इलेक्ट्रिक करंट और एक को बोलेंगे सरल परिपथ यानी सिंपल सर्किट। दोनों 2 भाग में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। दोनों की सिलेबस आप यहाँ समझ लीजिए, फिर आगे पढ़ना क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस कंडीशन के बाद चलिए नेक्स्ट पर हम लोग को ध्यान देना है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगम कैसे होता है ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद 3.10 आप देखेंगे किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। तो चालक के प्रतिरोध आप समझते हैं कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका SI मात्रक ओम होता है। ये सारी चीज़ की व्याख्या हम लोग करेंगे। और ये जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध आप देखेंगे तो ये वाला जो प्रतिरोध होता है ये R
ये डिपेंड करता है एक तो एल पर, और एक डिपेंड करता है ए पर। यानी देखें हम एक तरीका से, तो इसका एक सूत्र आपको मिला होगा, 10th क्लास में मिला होगा प्रतिरोध के नियम में। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसका सूत्र आपको मिला होगा कि आर जो होता है, यहाँ पे एक रो होता है समानुपाती, और ये जो होता है एल अपॉन ए। ये वाला सूत्र की व्याख्या हम करेंगे आगे, ठीक है। तो आर जो होता है एल पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो रो है इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ की व्याख्या हम आगे करने वाले हैं, यहाँ पे शॉर्टकट आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो कारक कौन कौन से हैं, तो एक तो इसका लंबाई है और एक क्षेत्रफल है। लंबाई और क्षेत्रफल, लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल से प्रतिरोध का उल्टा रिलेशन होता है। चलिए उस कंडीशन के बाद प्रतिरोध के ताप पर निर्भरता की सूत्र ज्ञात करना है, यानी प्रतिरोध से ताप का क्या संबंध होता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रतिरोध यदि बढ़ जाए तो चालक, मतलब अगर ताप बढ़ जाए तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और बाकी सब का प्रतिरोध घट जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और बाकी सब का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ये भी चीज़ हम लोग को पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, इस चीज़ को पढ़ना है, विद्युत प्रतिरोधकता। उसके बाद प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये चीज़ पर ध्यान देना है, जिसको आप रू हम बोले विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों सेम एक ही को बोला जाता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। इस कंडीशन के बाद आप एक एक बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि विद्युत चालकत्व क्या होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, चालकत्व जो होता है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखें तो सी जो होता है ये दो चीज़ मिला के 1/r होता है, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उस कंडीशन के बाद विद्युत चालकता हो गया। उसके बाद विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद विद्युत ऊर्जा, आपको ऊर्जा के परिभाषा पता ही होगा, मैं आगे आप एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा विद्युत ऊर्जा। उसके बाद विद्युत शक्ति, ठीक है। तो शक्ति की बात करेंगे तो एकांक समय में किसी भी विद्युत परिपथ एकांक समय में जो कार्य करता है वही उसकी शक्ति कहलाती है, ठीक है। एकांक समय में जो कार्य करता है, अगर इसका शॉर्टकट हम देखें तो P बराबर W/T होता है, ठीक है। P बराबर W/T, यानी एकांक समय में जो भी वर्ग करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी विद्युत परिपथ, वही उसकी क्या होती है, शक्ति होती है। ये चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। मैं एक बात बता दूं आपको कि यहीं से हम लोग जानते हैं अगर विद्युत ऊर्जा की परिभाषा देना है तो ऊर्जा की परिभाषा हम यहाँ से ऐसे दे सकते हैं कि W क्या है, ऊर्जा, तो P और T को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऊर्जा निकल जाएगा। माने शक्ति और समय के गुणनफल से व्यय ऊर्जा ज्ञात की जाती है या किसी भी परिपथ की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। ये बात आप याद रखिएगा, ये चीज़ की भी डिस्कस हम करेंगे आगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड की बात करें, माने वर्ण संकेत, इस पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे। इस पर भी डिस्कस आपको बताएंगे कि इसका डिस्कस हम लोग इसमें कितने कलर होते हैं, कलर कोड के माध्यम से हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसकी सारी डेफिनेशन हम आप क्लियर करेंगे। एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये बीबी रोए गेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इससे याद करेंगे हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक से पूरे कलर कोड को, और भी इसके ट्रिक्स आपको हम बताएंगे। उसके बाद प्रतिरोध का संयोजन कैसे किया जाता है, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोध का संयोजन कैसे किया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताया था कि प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से किया जाएगा, एगो श्रेणी क्रम संयोजन और एगो समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में फॉर्मूला आएगा R = R1 + R2 + R3, या समांतर में आएगा 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ये फॉर्मूला आएगा आपको समांतर क्रम में। ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन के बाद प्रतिरोध का संयोजन हो गया। उसके बाद विद्युत सेल क्या होता है, तो विद्युत सेल की परिभाषा आपको बताएंगे। विद्युत सेल एक डिवाइस है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत में कन्वर्ट करता है। एक चीज पर सेल दो प्रकार का होता है, एगो प्राइमरी और एगो द्वितीय, ठीक है, एगो प्राथमिक और एगो द्वितीय सेल। तो आपको पता होगा कि ऐसा सेल जो शुष्क सेल माने एक बार उपयोग में, जैसे में कि टच की बैटरी होती है, एक बार लाया गया और उसका यूज करके उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, बार बार उसको चार्ज नहीं किया, वो प्राइमरी सेल होता है। जिसको बार बार चार्ज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय सेल। इसकी भी व्याख्या हम लोग करेंगे, विद्युत सेल क्या होता है, सेल के टर्मिनल, उसके बाद सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध भी स्थापित करेंगे। इसमें एक चीज और आपको बताएंगे, आपको पढ़ना है विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल आप देखेंगे तो जब कोई सेल कार्य नहीं करता है तो टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को, जब कोई सेल कार्य नहीं करता है तो टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको विद्युत वाहक बल बोलेंगे। और जब वही सेल कार्य करने लगता है तब टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब कोई सेल कार्य नहीं करता है, जब कोई बैटरी कार्य नहीं करती है तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों का होता है बराबर होता है। ये सारी चीज हम लोग करेंगे आगे। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, कैसे आंतरिक प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करेंगे, ये सारे सूत्र की स्थापना करेंगे। सेल से बाहर परिपथ में प्रतिरोध प्राप्त कैसे करेंगे, ये भी चीज मीटर सेतु देखेंगे हम लोग, ठीक है, किरचॉफ के नियम देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद विभव मापी क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो हम लोग पढ़ें तो एक एक चीज यहाँ से अब चलेगा सेम सिस्टमेटिक। ये सारी चीज हमको पढ़ना है और इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक इस वीडियो को नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर मैं आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, फिर आज ही आपको एक और वीडियो मिलेगा। ये सिलेबस के बाद अब लेसन शुरू होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, इसको देखिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए ताकि सब लोगों को फायदे हों, ठीक है। एक से एक सिंपल तरीका आपको बताया जाएगा ताकि किसी भी लेसन को आप आसानी से समझ सकें। सबका सब सिलेबस भी आपको इस चैनल से मिलेगा और बहुत सारी एडवाइस, मोटिवेशन यहाँ से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ओके।